सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी स्वॉर्ड ऑफ कमिंग का एपिसोड नंबर 4। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लॉर्ड सैंग जो कि डायली डायनेस्टी का लॉर्ड है, वो सॉन्ग जिनशिन से मिलने आया। वो सॉन्ग जिनशिन को अपने साथ ले जाने की ख्वाहिश जाहिर करता है। साथ ही हमें ये भी पता चला कि सिटी के एंशिएंट ड्रैगन और कोई नहीं बल्कि जिगुई थी, जिसने बचपन में ही चेनपिंग की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, मगर उसे तो इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था और इसी वजह से सेंट जीशांग ने उसे तगड़ी पनिशमेंट दी, जिससे जिगुई तुरंत ही लाइन पर आ गई थी। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम स्मॉल टाउन के रिवर का सीन देखते हैं, जहाँ पर चेनपिंग कलरफुल स्टोन्स को कलेक्ट कर रहा था और तभी उसका तो शियान वहाँ पर आ जाता है। वो तो सीधे चेनपिंग को लात मारने आया था, मगर वो चेनपिंग को लात मारने से पहले खुद ही उस रिवर में गिर गया, जिसके बाद वो कहता है, अरे वाह चेनपिंग, तुम तो बड़े ही टफ निकले भाई, आज तो मैं ना बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आज के बाद हम दोनों भी मास्टर रुआन के डिसाइपल बन चुके हैं। कुछ ही दिनों में हम काई माउंटेन में जाकर उनके लिए जबरदस्त वेपन बनाएंगे। चेनपिंग कहते हैं, हाँ भाई, उसके लिए तो मैं भी एक्साइटेड हूँ। तभी शियान चेनपिंग को बताने लगा, वैसे मैं ज्यादा खुश भी नहीं हूँ, क्योंकि मास्टर रुआन ने मेरे लिए एक शर्त रखी है। दरअसल उन्होंने मुझे इस ब्रिज को क्रॉस करने से साफ साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा था कि अगर मैं ब्रिज के उस पर गया तो वो मेरी टांगे तोड़ देंगे। और भाई तुझे तो अच्छे से पता है, अगर किसी ने मुझे कोई चीज करने से मना की तो मैं जानबूझकर वही करूँगा, लेकिन इस बार मेरी टांगों का सवाल है, अदरवाइज मैंने तो कब का ही ब्रिज पार कर लिया होता। और तभी शियान अचानक से चेनपिंग को लेकर वहाँ की झाड़ियों में छुप जाता है। दरअसल उस ब्रिज के पास सॉन्ग जिनशिन और लॉर्ड जैंग पहुँच चुके थे। ये लोग देखते कि सॉन्ग जिनशिन बार बार उस ब्रिज के सामने अपना सिर झुका रहा है, जिससे शियान को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। वो इधर धीरे से कहने लगता है कि चेनपिंग ये मेरा बेटा है, देखो तो अपने बाप को कैसी इज्जत दे रहा। जिस पर चेनपिंग कहता है, भाई पहला तो अपना मजाक बंद कर दे, सॉन्ग जिनशिन के साथ जो लॉर्ड है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इससे पहले कि वो लोग हमें देख पाए हमने यहाँ से फूट लेना चाहिए। तो शियान कहते, भाई पता नहीं तू इतना डरपोक क्यों है, मगर चेनपिंग ने उसे जैसे तैसे मना लिया और अब ये लोग धीरे से वहाँ से भाग जाते हैं। इधर लॉर्ड जैंग जिनशिन से कह रहे थे कि इस टाउन में लगभग 3000 सालों से कोई फ्लड नहीं आया, चाहे रिवर में कितना भी पानी क्यों न भरे, यहाँ पर सैलाब कभी नहीं आता। इस ब्रिज के नीचे एक एंशिएंट सोर्ड टंगी है, अगर रिवर में पानी भर भी गया तो भी उस सोर्ड की टिप को टच नहीं कर सकता। दरअसल ये सोर्ड सबसे ज्यादा यूनिक है। ऐसा कहा जाता है कि महान सेंट्स ने इसी सोर्ड का यूज करके ड्रैगन एनर्जी को अंदर ही सप्रेस रखा। साथ ही ये सोर्ड ड्रैगन की ची पावर को 3000 सालों से प्रोटेक्ट करती आई है, ताकि वो धीरे धीरे करके वैनिश ना हो जाए। इसी ड्रैगन एनर्जी की वजह से स्मॉल टाउन काफी ज्यादा पॉपुलर है। 3000 सालों से इसी ड्रैगन पावर ने स्मॉल टाउन के लोगों को नरिशमेंट प्रोवाइड की, जिससे यहाँ पर अनगिनत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती रहती है। सॉन्ग जिनशिन बड़ी ही गौर से उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो कहता है, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या सबसे आखिर वाला ट्रू ड्रैगन वाकई में मारा गया? सच बताओ तो मुझे उस 3000 साल पहले की कहानी पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। तो लॉर्ड जैंग उसे बताने लगे कि लगभग 3000 साल पहले ड्रैगन स्लेइंग बैटल हुई थी, उसमें न जाने कितने सारे कल्टीवेटर्स मारे गए। उन मरे हुए लोगों में 3 सेंट्स और लगभग 100 सिख के मास्टर्स भी शामिल थे, मगर इतने सारे पावरफुल लोग मिलकर भी उस ड्रैगन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। और फाइनली ये काम बस एक महान इमॉर्टल ने कर दिखाया। जिस पर सॉन्ग जिनशिन कहने लगा कि हजारों सालों पहले उन कल्टीवेटर्स के क्या इरादे थे इसके बारे में हमें पता नहीं, मगर एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो ट्रू ड्रैगन एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, और अगर वो वाकई इतना पावरफुल था तो उसे मारना भी उतना ही मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि वो ड्रैगन पूरी तरह से मिट चुका है। जिस पर लॉर्ड जैंग कहते कि ना, तुम यहाँ पर गलत हो, देखा जाए तो तुम्हारी आधी बात ही सच है। वो ड्रैगन 3000 साल पहले ही मर चुका था, लेकिन उसकी ऑरा अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि उसकी ऑरा ने एक इंसानी रूप धारण किया होगा, जो इसी टाउन के एक शख्स में है। ये सारी बातें सुनकर सॉन्ग जिनशिन कहने लगा कि ड्रैगन की बोन से ही ड्रैगन पर्ल क्रिएट होते हैं, और वो ड्रैगन पर्ल हजारों सालों तक जिंदा रह सकती है। और ऐसा ही ड्रैगन पर्ल मैंने जिगुई के पास देखा था। इसका मतलब ये है कि जिगुई वो ड्रैगन है। जिस पर लॉर्ड जैंग कह रही थी कि ये बात सीक्रेट है, तुम ऐसे ही किसी को इसके बारे में बता नहीं सकते। वैसे मेरे यहाँ आने का एक मकसद है, मैं डायली डायनेस्टी का प्रिंस हूँ और मैं यहाँ की वाटर एंड ट्रेजर पर कब्जा करना चाहता
सकता हूँ, क्योंकि यहाँ के पानी में किसी भी इलनेस को क्योर करने की पावर्स है। इसीलिए फिलहाल तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, लेकिन बाद में जब तुम डेली डायनेस्टी आओगे तुम्हें वहाँ पर संभाल कर रहना होगा। तुम गलती से भी यहाँ की बातें वहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, और खासकर तुम्हें एक बंदे से बच के रहना होगा जिसका नाम है इम्पीरियल मास्टर शिहू। हमारी डेली डायनेस्टी 50 सालों में ही 140 काउंटीज और 1500 सिटीज तक फैल चुकी है, और इसका आधा क्रेडिट जाता है मास्टर शिहू को। वो बंदा हद से ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर सॉन्ग जिनशिन उनसे पूछने लगा कि बचा हुआ आधा क्रेडिट किसे जाता है, जिस पर लॉर्ड ज़ैंग कह रही थी कि हाँ बच्चे तुमने सही पहचाना, वो बंदा तुम्हारे सामने खड़ा है। अब अगले सीन में हम एक स्मोक को देखते हैं जो कि एक पैलेस में चली गई थी। वहाँ जाते उस स्मोक में से एक बंदा बाहर आ गया। वही बंदा इम्पीरियल मास्टर शिहू को रिपोर्ट करने आया था। वो बताता है कि लॉर्ड ज़ैंग सॉन्ग जिनशिन से मिलने जा चुके हैं, साथ ही उन्होंने 3 टीचिंग वालों से भी डील कर ली है। मेरे ख्याल से वो तीनों लोग स्मॉल टाउन से जल्दी सप्रेसिंग ऑब्जेक्ट हासिल करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हेवन कोलैप्स हो जाएगा। इम्पीरियल मास्टर शिहू उसकी सारी बातें गौर से सुन रहे थे, जिसके बाद उन्होंने उस बंदे को वहाँ से जाने के लिए बता दिया। वो कह रहे थे कि जो भी परंपरा के खिलाफ जाएगा उसका विनाश तय है। जिसके बाद हमें मास्टर फेंग रुआन और उनकी बेटी शुई दिखाई जाती है। मास्टर फेंग शुई को बता रहे थे कि चेन पिंग काफी अच्छा लड़का है, मगर उसमें कोई क्वालिटी नहीं। अगर मैंने उसे अपना डिसाइपल बना भी लिया तो भी वो सबसे पीछे रह जाएगा। मेरे ख्याल से चेन पिंग से अच्छा तो उसका दोस्त शियान है। अगर मैंने चेन पिंग को अपना डिसाइपल बना भी लिया तो भी मेरी सारी टीचिंग उस पर जाया हो जाएगी। शुई उनकी सारी बातें गौर से सुन रही थी। अब जैसे मास्टर फेंग उस मछली को खाने वाले थे, शुई ने उनसे वो फिश छीन ली। वो गुस्सा होकर कहने लगी कि अगर चेन पिंग एक मामूली सा बंदा है तो क्या हुआ, इसमें उस बेचारे की कोई गलती नहीं। अगर आप उसे अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, उसकी मछली अभी मत खाओ। ये सुनकर मास्टर फेंग को उस पर शक हो गया। वो शुई के पास जाकर कहते कि बताओ मेरी बच्ची, क्या तुम चेन पिंग से प्राइवेट में मिली थी? तो कहती हाँ, कल रात में ही तो हम मिले थे, उसने तो ये सारी मछलियाँ हमें दी थी। ये सुनकर मास्टर फेंग गुस्से में कहने लगी कि बताओ तुम चेन पिंग से रात में क्यों मिली थी, तुम लोगों ने और क्या क्या किया? अब ऐसे इल्जाम सुनकर शुई भी गुस्सा हो गई। वो कहती फादर आप मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आप मुझ पर गुस्सा हो जाओ। तो मास्टर उसे समझाते कि शुई वो चेन पिंग किसी का शिकार है, अगर तुम उसके साथ इन्वॉल्व हो गई तो तुम पर भी मुसीबतें आएगी, इसलिए उस चेन पिंग से थोड़ा सा दूर रहो। अगर दोबारा से तुम उस चेन पिंग के पास गई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मगर शुई तो गुस्सा होकर और ज्यादा मछली खा रही थी। अब मास्टर फेंग कहते कि ठीक है, अब थोड़ी मछली मुझे भी रखो, मगर शुई तो उनकी एक नहीं सुनती। इसलिए मास्टर फेंग कह रहे थे ठीक है, और ज्यादा खाना ठूसो, जब तुम मोटी हो जाओगी तब मैं देखता हूँ कि कौन तुमसे शादी करेगा। ये सुनकर शुई ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बेचारे मास्टर फेंग अब क्या ही करे, इसलिए वो दोबारा से उसे मनाने चले गए। वही दूसरी तरफ हम चेन पिंग को देखते हैं जो कि घर वापस आ गया था, मगर दरवाजा ओपन करते ही एक पंच के साथ उसका स्वागत हो गया। दरअसल निंग्याओ एक बॉक्सिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर रही थी और एक्सीडेंटली उसने चेन पिंग को ही हिट कर दिया। अब वो चेन पिंग के पास जाकर बताने लगी कि ये बुक तो कमाल की है, मेरे ख्याल से तुमने इन बॉक्सिंग टेक्निक को सीखना चाहिए, इससे तुम्हारी बॉडी स्ट्रेंथन हो जाएगी। अब चेन पिंग उस बुक के बारे में उसे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन निंग्याओ तो अपने ही मजे में है। वो कहती ठीक है, बाद में तुम मेरा शुक्रिया अदा कर लेना, पहले तुम इन्हें प्रैक्टिस करो। लेकिन चेन पिंग उसे फाइनली कहता है कि ये बुक जियुसान की थी, इस बुक पर उसी का अधिकार है, तो मेरे ख्याल से हम इस बुक को नहीं पढ़ सकते, मगर फिर भी तुमने इस बुक को पढ़ लिया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें लिखी गई टेक्निक को किसी और को नहीं सिखाओगी। ये सुनकर निंग्याओ ने गुस्से में उसे वो मैनुअल वापस दे दिया। साथ ही वो चेन पिंग के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। बेचारे चेन पिंग को तो खुद के ही घर से बाहर निकाल दिया। वही दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि स्मॉल टाउन पर नजर रख रहा था। वो देखता है कि एक मॉन्क एंशिएंट कुएं के पास जा रहा है, साथ ही वहाँ पर 2 और लोग थे। दरअसल ये तीनों लोग यहाँ पर सप्रेसिंग ऑब्जेक्ट को हासिल करने आए थे। वही दूसरी तरफ हम जिगुई को देखते हैं जो कि अपने मास्टर सॉन्ग जिनशिन की सेवा करने में बिजी थी, मगर उसी वक्त उसकी नजर आसमान पर गई। वो देखती कि वहाँ पर कुछ क्रैक्स पड़ रहे हैं, और अब हम उसी गार्ड को देखते हैं जो कि सेंट जीशांग के लिए काम करता है। उसने तुरंत ही अपने व्हाइट टाइगर को समन कर लिया ताकि वो इन तीनों लोगों पर नजर रख सके। उसका व्हाइट टाइगर बड़ी ही तेजी से उन्हीं लोगों की तरफ भाग रहा था। इधर हम उस मॉन्क को देखते हैं जिसने अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एंशिएंट वेल से कुछ बाहर निकाल लिया। दरअसल इस ऑब्जेक्ट को लेन टावर कहा जाता है और ये स्मॉल टाउन की ड्रैगन एनर्जी को सप्रेस रखने का काम करता था, मगर अब इस मॉन्क ने उस टावर को हासिल कर लिया। वही दूसरी तरफ हम शाओकिंग को देखते हैं जो कि अपने साथी गाओ से कह रही थी कि आज हमारा 3 टीचिंग सेट यहाँ के सप्रेसिंग ऑब्जेक्ट को हासिल करेगा। भले इसके लिए 3 टीचिंग सेट ने डेली डायनेस्टी
डायनेस्टी से परमिशन ली थी, मगर फिर भी हम सेंट जीशांग को ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से हमने उन्हें इस बारे में बताना चाहिए। जिस पर गाओ कहता है कि हाँ, मैं आपकी बातों से पूरी तरह से अग्री हूँ, वरना वो हमें सप्रेसिंग ऑब्जेक्ट लेने से मना कर देंगे। साथ ही हम अपने एंसेस्टर के हुक्म की नाफरमानी भी नहीं कर सकते। देखो, आज न कल ली पर्ल केव हेवन का डिस्ट्रक्शन तो तय है, इसलिए हम उन सप्रेसिंग ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं होने दे सकते। तो ना चाहते हुए भी शाओकिंग को उसकी बात माननी पड़ी। उसने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वहाँ पर एक ग्लोइंग शील्ड जैसी चीज बन गई थी, मानो कि वो आसमान का कोई नक्शा हो। और अब उसी में से शाओकिंग ने एक सप्रेसिंग ऑब्जेक्ट को हासिल कर लिया, जिसका नाम था वानशी इन। इधर जिगुई देखती है कि सप्रेसिंग ऑब्जेक्ट के जाने के बाद आसमान में ढेर सारे क्रैक्स पड़ चुके थे। वो कहती कि अब तो पर्ल केव ऑफ हेवन तबाह हो जाएगी, और इससे जिगुई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो पुश्तैनी पेड़ से कहने लगी कि तुम एंसेस्टर बस सच्चाई की राह पर चलने की बातें करते हो, मगर तुम सभी की सभी कायर हो। कुछ आउटसाइडर आके यहाँ के सप्रेसिंग ऑब्जेक्ट को छीन रहे हैं, और तुमने क्या किया? तुम बस यहाँ खड़े रह के तमाशा देख रहे हो। 3000 सालों से तुम लोगों ने मेरी एनर्जी का यूज करके न जाने कितनी ही अपॉर्चुनिटीज को हासिल किया, और बदले में मुझे कैद करके रखा गया। हजारों सालों से मैं खामोश थी, मैंने तुम्हारे हर एक टॉर्चर को झेला है, लेकिन अब बस हुआ। तुम लोगों ने इतने सालों तक मेरा यूज किया है, तो अब मुझे उसकी कीमत चाहिए, और वो भी सूद समेत। तभी जाकर हमारा हिसाब बराबर होगा। इस पेड़ पर मौजूद हर एक एंसेस्टर को इस बैग में कुछ पत्ते डालने होंगे। इन्हीं लोकस लीफ का यूज करके मैं अपनी एनर्जी को रिस्टोर करूंगी। लेकिन एंसेस्टर का पेड़ों से कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर जिगुई एंसेस्टर्स पर और ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि तुम मेरी रहमदिली का फायदा उठा रहे हो। अब वो अपने हाथ में मौजूद किताब को पढ़कर बता रही थी कि इस पेड़ में ल्यू फैमिली, ली, जाओ, सॉन्ग और वांगजू फैमिली के एंसेस्टर मौजूद है, और मैं चाहती हूँ कि तुम सभी लोग मेरी इस बैग को ल्यूकस लीफ से भर दो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी फैमिलीज का नामो निशान मिटा दूंगी। सॉन्ग फैमिली के एंसेस्टर, ध्यान से सुनो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि डाली डायनेस्टी को बनाने में तुम्हारी फैमिली ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अभी जाकर डाली डायनेस्टी को तबाह कर दूंगी। वहाँ से थोड़ी दूरी पर हम सेंट जीशांग को देखते हैं, जो कि जिगुई की सारी बातें गौर से सुन रहे थे, और बेचारी जिगुई को इसकी खबर ही नहीं है। वो तो बस एंसेस्टर को धमकाने में लगी हुई थी। वो कह रही थी कि अगर मैं यहाँ पर ना होती तो तुम्हारा स्मॉल टाउन कब का तबाह हो चुका होता। इतने सालों तक मैंने तुम्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की, तो अब बदले में मुझे ल्यूकस लीफ चाहिए। तो अब उसकी बातों से अग्री होते हुए कुछ एंसेस्टर ने ल्यूकस लीफ डाल दिए, मगर अभी भी कुछ एंसेस्टर्स बाकी थे। तो जिगुई उन्हें कन्विंस करने के लिए बताने लगी कि कुछ ही दिनों में ये टाउन बर्बाद हो जाएगा, और यहाँ के बेवकूफ सेंट इसे चाह कर भी बचा नहीं पाएंगे। वो सेंट तो बस लोगों को अच्छाई की राह दिखाते हैं, मगर वो दिन दूर नहीं जब हेवन एंड अर्थ मिलकर तुम्हें पनिश करेंगे। जिगुई की सारी बातें सेंट जीशांग के दिल पर लग गई, मगर कहीं ना कहीं जिगुई की बातों में सच्चाई थी। वो वहाँ से जाते हुए जिगुई से कहने लगे कि इस टाउन को छोड़कर जाने के बाद तुम अपना ख्याल रखना। उनकी आवाज सुनते ही जिगुई पलट जाती है, मगर वहाँ पर तो कोई नहीं था। मगर वो समझ गई थी कि ये आवाज सेंट जीशांग की है। साथ ही उसने देखा कि एंसेस्टर ने उसका बैग पत्तों से भर दिया है, जो देखकर जिगुई खुश हो गई। वेल, इन लूकस लीव्स में ढेर सारी पावर है, जिन्हें खाने के बाद जिगुई भी पावरफुल बनेगी। इधर चेनपिंग दरवाजे के बाहर खड़ा था। अब वो जैसे नॉक करने गया, उसी वक्त निंग्याओ ने डोर ओपन कर लिया। वो कह रही थी कि चेनपिंग सोच समझकर अपना मुंह खोलना, क्योंकि तुम्हारे पास माफी मांगने का बस एक ही मौका है। मगर बेचारा चेनपिंग तो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। ये देखकर निंग्याओ दोबारा से गुस्से में दरवाजा बंद करने लगी। तो चेनपिंग कहते हैं, बस एक बार रुक तो जाओ। देखो, मैं चाहता हूँ कि इस मैनुअल को मैं प्रैक्टिस करूँ, लेकिन मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगी? जिसके लिए निंग्याओ तुरंत ही राजी हो गई। वो तो चाहती थी कि चेनपिंग जल्दी से कल्टीवेशन स्टार्ट करे, ताकि वो आगे चलकर खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा। मगर वो अभी भी चेनपिंग से नाराज थी। वो कहती, देखो चेनपिंग, मैं तुम्हारे जैसे 100 को एक ही हाथ में निपटा सकती हूँ, मगर फिर भी तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हारी इस घटिया मैनुअल से टेक्निक चुरा लूंगी। वैसे देखा जाए तो इस मैनुअल से अच्छी अच्छी टेक्निक मेरे पास है। इधर चेनपिंग को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो निंग्याओ के सामने बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं खोलता। मगर निंग्याओ तो अपने ही ख्यालों में खो गई थी। वो कहती, एक मुक्के में 100 चेनपिंग को निपटाना। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी सेइंग बन गई। जिसके बाद वो चेनपिंग को बताने लगी कि अगर फ्यूचर में मेरी किसी के साथ फाइट हुई और अगर मैं वो मुकाबला जीत गई तो मैं उनके सामने ये डायलॉग मारूंगी। मैं कहूंगी कि तुम लोगों के अंदर तो बस 3000 चेनपिंग जितनी पावर है, मगर फिर भी तुमने मेरे साथ फाइट करने की हिम्मत की। और समझो, अगर मेरा मुकाबला किसी खतरनाक बीस्ट से हो गया तो मैं खुद को ही बताऊंगी कि इस
बीस्ट के अंदर लगभग 30,000 चेनपिंग की पावर है। इट मीन्स कि मैं इस बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकती, तो चलो भागो यहाँ से। चेनपिंग तो उसे खुश होता हुआ देखकर खुद भी खुश हो रहा था। जिसके बाद निंग्या उसे उस मैनुअल के बारे में बताने लगी। वो कह रही थी कि ये माउंटेन शेकिंग मैनुअल है। अगर तुमने इसे अच्छे से प्रैक्टिस किया तो तुम माउंटेन को मूव करने की ताकत रखोगे, साथ ही तुम पानी में काफी लंबे समय तक भी रुक सकते हो। जिसके बाद निंग्या उसे उस मैनुअल को पढ़ के सुनाने लगती है। चेनपिंग भी उसी की तरफ झुक रहा था और ये देखकर निंग्या की सोड अलर्ट हो जाती है। इस सोड का काम है कबाब में हड्डी बनना, जो कि वो अच्छे से निभा रही थी। अब निंग्या उसे एक टेक्निक के बारे में बताने लगी, जो कि एक बारिश जैसे दुश्मन पर बरस सकती है, जिससे तो चेनपिंग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। वो कहता है प्लीज मुझे ये टेक्निक सिखा दो। ये सुनकर निंग्या समझ गई कि इस बंदे को कल्टीवेशन के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो चेनपिंग को बताने लगी कि इस दुनिया में मार्शल आर्ट्स को 9 लेवल में डिवाइड किया गया है, मगर कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर 9 नहीं बल्कि 10 लेवल है। हालांकि 10th लेवल पर आज तक कोई भी पहुँच नहीं पाया। अब वो मार्शल आर्ट्स की 9 लेवल के बारे में चेनपिंग को बताने लगी। वो कहती है कि सबसे पहली स्टेज का नाम है बॉडी ट्रेनिंग, फिर है ची ट्रेनिंग और फिर आखिर में है स्पिरिट ट्रेनिंग। हर एक स्टेज में 3 लेवल्स होते हैं, तो इन्हें मिलाकर हो गई 9 लेवल्स। जिसके बाद वो चेनपिंग को बॉडी ट्रेनिंग की 3 लेवल्स की जानकारी देने लगी। फर्स्ट लेवल का नाम था मड एम्ब्रियो रेल्म, जिसे प्रैक्टिस करने से हमारी बॉडी माउंटेन जैसी हेवी हो जाएगी। अगर इसे कंप्लीट कर दो तो तुम्हारी मार्शल आर्ट की जर्नी शुरू हो सकती है। अब हम देख पाते हैं कि निंग्या ने कुछ इल्यूजन्स क्रिएट करे। वो अब हर एक मूव को चेनपिंग के सामने परफॉर्म कर रही थी। सेकंड लेवल का नाम था वुड एम्ब्रियो रेल्म। इसे प्रैक्टिस करने से कल्टीवेटर की मेरिडियन स्ट्रॉन्ग बनकर वाइड हो जाएगी। वो खुद की बोन्स को टेम्पर कर पाएगा। इधर चेनपिंग बड़े ही गौर से उसकी सारी बातों को सुन रहा था। निंग्या कहती है कि मार्शल आर्ट्स की 3rd लेवल का नाम है मर्क्यूरी रेल्म, जिसमें तुम्हारा ब्लड मर्क्यूरी जैसा गाढ़ा बनेगा, मगर फिर भी वो लाइट होगा। साथ ही तुम्हारा ब्लड और ची पावर्स मर्ज हो जाएंगी। मार्शल आर्ट की 4थी लेवल है हीरोइक सोल रेल्म, जिसमें तुम्हारी स्पीड हद से ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। 5वीं लेवल है माइटी सोल रेल्म। 6ठे लेवल का नाम था मार्शल करेज रेल्म। और अब निंग्या वहाँ फ्लोट हो रहे रॉक्स पर बड़ी ही तेजी से मूव होते हुए 7वीं लेवल के बारे में बताती है, जिसका नाम था गोल्डन बॉडी रेल्म। चेनपिंग देखता है कि वो तो बड़ी ही तेजी से उन रॉक्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। अब 8वीं लेवल का नाम था ट्रांसेंडेंट रेल्म और सबसे आखिर में आती है माउंटेन पिक रेल्म। निंग्या बताती है कि इस लेवल पर पहुंचने के बाद तुम एक ही पंच में सिटी की वॉल को ब्रेक कर पाओगे। तुम्हारे एक ही पाम अटैक से रिवर भी स्प्लिट हो जाएगी। इतना ही नहीं, तुम्हारी बॉडी में इतनी खतरनाक पावर्स क्रिएट होगी जो कि एक पूरे आर्मी पर भारी पड़ सकती है। अब इन सारी लेवल्स को समझाने के बाद निंग्या इल्यूजन से बाहर आ गई। वही दूसरी तरफ हम सेंट जीशांग को देखते हैं, जो कि एक सील पर कुछ कार्व कर रहे थे। तभी एक बंदा उनसे मिलने आ गया। वो बताता है कि सीनियर 3 टीचिंग सेक्ट के लोग हमारे टाउन में आए थे और उन्होंने लेन टावर, वानशीन और स्मॉल सोर्ड टूम को हासिल कर लिया, मगर जीशांग इस पर कोई जवाब नहीं देते, जिस वजह से वो बंदा थोड़ा सा परेशान हो गया। इसलिए वो हैरान होकर पूछ रहा था कि सीनियर, क्या आप उन लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लोगे? जिस पर सेंट जीशांग जवाब देते हुए कहने लगे कि मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए वक्त चाहिए कि सच्चाई की राह पर चलते चलते खुद को खत्म कर देना या फिर जस्टिस के लिए खुद की जान की परवाह ना करना। ये सारी बातें फिलहाल तो चेनपिंग समझ नहीं पाएगा और बिना कल्टीवेशन के तो मैं भी उससे कोई उम्मीद नहीं कर सकता। पहला मुझे चेनपिंग के माइंड को स्टेबल करना होगा, तभी जाकर वो आगे चल के कोई जिम्मेदारी उठा पाएगा। जिसके बाद वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए चेनपिंग को देखने लगे, जो कि निंग्याओ के सामने प्रैक्टिस कर रहा था, मगर वो बेचारा पंच की प्रैक्टिस करते करते ही नीचे गिर गया। ये देखकर निंग्या उस पर गुस्सा करने लगी। वो कह रही थी, ये लो तुम्हारी प्रैक्टिस मेथड तो एकदम से घटिया है। इस प्रैक्टिस मेथड के साथ तो 9वीं लेवल दूर रही, तुम तो पहली लेवल पर भी नहीं पहुंच पाओगे। तो चेनपिंग जैसे तैसे उठ जाता है। वो कह रहा था, निंग्या तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। दरअसल मुझे सेंट जीशांग ने बताया था कि अगर किसी किताब के मायने तुम्हें समझ नहीं आ रहे तो उसे बार बार पढ़ते रहो, मगर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें उसका सारा मतलब समझ आ जाएगा। मेरे ख्याल से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी सेम उसी तरह है। अगर 100 बार में मैं एक पंच को सीख नहीं पा रहा तो मैं उसे दोहराता रहूंगा, चाहे उस पंच को मुझे हजारों या फिर लाखों बार रिपीट ही क्यों न करना पड़े, मैं उसे करता रहूंगा। सेंट जीशांग तो चेनपिंग का एटीट्यूड देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। वो खुश थे कि चेनपिंग ने फाइनली कल्टीवेशन की शुरुआत की और अब हमें टाउन की रिवर का सीन दिखाया जाता है, जिसका पानी अपने आप गायब हो रहा था। वही सेम हाल एंशिएंट वेल का भी था, उसका भी अचानक से सारा पानी सूख गया। अब इसके पीछे डेली डायनेस्टी है या कोई और, उसके बारे में फिलहाल तो हमें कुछ भी बताया नहीं गया। वही दूसरी तरफ हम सेंट जीशांग को देखते हैं, जिन्होंने रात भर जाग के चेनपिंग
चेनपिंग के लिए एक जेड सेल क्रिएट किया। वो कहते हैं कि हजारों सालों के अंधकार को मिटाने के लिए रोशनी की बस एक ही किरण काफी होती है। सेंट जीशांग के नजरिए से चेनपिंग ही वो लाइट था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।